हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह में साइंस से स्टार्ट करें, साइंस का पार्ट है बायोलॉजी, उसे ही देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का अध्ययन, अंगूर की खेती। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वही वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर केचुआ का अध्ययन। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटेमोलॉजी। बिल्कुल आराम से चलेंगे। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जननांकी। क्या कहलाता है? जननांकी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एंथनोलॉजी। एंथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन ओलेरिकल्चर। सब्जी का अध्ययन ओलेरिकल्चर। अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से, मृदा मिट्टी के पादप संवर्धन से। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक दिया गया है। चलिए इसे देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखा और जनक। जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? जूलॉजी का जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो लुई पाश्चर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच हैं। वही प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। वर्गीकृत अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक कहलाते हैं कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इनके जनक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का जनक कहलाते हैं हॉगियो डी ब्रिज। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक कहलाते हैं हेनरिच एंटन डी बेरी। हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स इनके जनक है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के जनक हैं कार्ल लैंडस्टीनर रुधिर वर्ग के क्या है? जनक हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक है थॉमस एल्वा एडिसन। वही आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेडल। अनुवांशिकी आधुनिक अनुवांशिकी का अगर जनक पूछ दिया जाए तो ये हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेडल। अनुवांशिकी या फिर आधुनिक अनुवांशिकी के जनक पूछा जाए तो दोनों का क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेडल। नेक्स्ट है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक है पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान के जनक है विलियम हेनरी हार्वे। नेक्स्ट है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो MOP अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी के जनक कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। और जीन चिकित्सा के जनक कौन कहलाते हैं? तो एंडरसन। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और 1-2 बार इसे रिवीजन किया करें। इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जैसे कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो यह करते हैं घासों का अध्ययन। घासों का अध्ययन किसमें? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। एल्गोलॉजी में अध्ययन शैवालों का। एनाटॉमी में अध्ययन होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी में किसका अध्ययन होता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। वही एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। कैसिडोलॉजी में
पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किसमें करते हैं? तो कैसिडोलॉजी में। नेक्स्ट है डेंड्रोकोनोलॉजी में अध्ययन करते हैं वृक्षों की आयु का अध्ययन। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी में अध्ययन होता है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी में होता है पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किसमें करते हैं? इकोलॉजी में। इकोनॉमिक बॉटनी में अध्ययन होता है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। वही एंथ्रोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एंथ्रोबॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री में अध्ययन होता है वनों का। एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन होता है अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किसमें होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। निमेटोलॉजी में अध्ययन होता है निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। पेलियोबॉटनी में अध्ययन होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन। वही पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासीटोलॉजी में अध्ययन होता है पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। वही फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइटस का अध्ययन होता है। वही फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। वही स्पर्मेलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। क्लियर? एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, अदर कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जंतु विज्ञान की कुछ शाखा को अब देखते हैं। एनाटॉमी में अध्ययन करते विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। वही इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोकाइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। वही जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वासंगति का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। मैमलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। वही न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। और नीथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। और टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्लियर? आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह जरा विज्ञान कहलाता है। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। चलिए इसे भी देखते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? यह किया था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? यह माना है क्रो-मैग्नॉन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ है? यह 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? तो यह प्राकृतिक वरण। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? तो यह हो जाएगा प्राकृतिक वरण। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था हॉगियो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी माना जाता है। यह किस काल की है? तो जुरैसिक युग का है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है?
मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो यह हाथी का है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो यह मानी जाती है नीलहरी शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को कहते हैं हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो यह हो जाएगा तारामीन स्टार फिश में मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है 70S राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर किस वर्ग में आते थे? सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग में। और इनका उदय कब हुआ था? तो मेसोजोइक काल में हुआ था। नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? एक बार फिर से, नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? कौन सी रचना पाई जाती है? तो यह पाई जाती है क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है अनावृत एवं टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट है मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? यह किया था हिटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटॉक ने की थी। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? उड़ने वाले तो हैं लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आते, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। यह चमगादड़ हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं क्या कहलाते हैं? वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, यह सब रात्रिचर है। मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। नेक्स्ट है कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैम्पियंस है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम तो पैंथेरा पार्डस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस बाघ। शेर का हो जाएगा पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम अस्टाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस। मेढक का राना टिग्रीना। धान का ओराइजा अस्टाइवा किसका है वैज्ञानिक नाम? तो धान का है। सरसों का ब्रेसिका कंपोस्टिट्स किसका है? तो यह सरसों का है। वही चना का सीसर एरिएटिनम है। किसका है? तो चना का है। गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का बॉस इंडिकस और आम का मैंगीफेरा इंडिका है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो यह क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में। देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक कहाँ होता है? तो यह ग्रेना में होता है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है? तो यह स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? नीले या हरे रंग यह होता है हीमोयासिन के कारण होता है। नेक्स्ट है कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार पाया जाता है? बताइएगा। कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार पाया जाता है? यह हो जाएगा कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो यह फफूंद हैं। कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवक एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह पुष्प है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो यह मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो यह वातक तंत्र से, ट्रैकिया से।
कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? तो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के। निपेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? निपेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में? तो मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं सलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? आंत में जल का संग्रह ऊंट करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? यह है कलोसल स्क्विड। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाला जीव को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेढक। नेक्स्ट है, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीज बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? लाल मिर्च जो होती है किसके कारण से तीखा होता है? तो यह हो जाता है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो यह है ब्लू व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो यह प्यूपा अवस्था में। प्यूपा अवस्था में रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो यह प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो यह मछली का। समुद्री घोड़ा जो है यह मछली का उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? अंडे देता है, बच्चे नहीं, तो यह हो जाएगा एकिडना। यह स्तनपायी वर्ग में, फिर भी यह बच्चे नहीं देता, अंडा देता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य का वानर गुणों से अलग करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है यह शुक्राणु है। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील यह हो जाएगा स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? कॉर्क जो है यह क्वेकर्स से प्राप्त होती है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? डॉल्फिन यह आता है स्तनपायी वर्ग में। अफीम या मॉर्फिन पोस्तों के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया एग्जाम में। अफीम या मॉर्फिन पोस्तों के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग? तो तना का प्रयोग होता है। लहसुन की गंध का क्या कारण है? लहसुन की गंध का कारण है सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को मरुदभिद कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो यह मकड़ी वंश से। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो यह हो जाएगा मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? तो ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण। सन हेम्पेरेसे किससे प्राप्त किया जाता है? सन हेम्पेरेसे किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेगियम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? त्या जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित सरीसृप में अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कॉकरोच और सिल्वरफिश में तो यह खुला परिसंचरण तंत्र
खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? यह अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? यह है नियततापी। नेक्स्ट है, विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। लिग्निन नामक पदार्थ जो होता है जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोप्रोटीन कोशिका चक्र किस अवस्था में बनते हैं? डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? तो एस प्रवस्था में। नेक्स्ट है, सीप, घोंघा, सिक्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। कौन कौन सा? तो सीप है, घोंघा है, सिक्विड है, कौड़ी है, ऑक्टोपस है, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। आगे दिया गया है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्वपूर्ण स्थान है? तो हो जाएगा डायटम का। किस जीव का महत्व है? तो डायटम का। पपीते का पीला किस कारण होता है? तो कैरेका जेथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं इस कारण। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? यह ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है गेबूसिया फिश को। गेबूसिया फिश जो है ये मच्छरों को खा जाती है। बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल क्या है? तो यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुक्तक किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्रतिजैविक मुक्तक किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? तो जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होती है? तो यह सिंकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया था गार्डन पी का, गार्डन मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से लेकर 84 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? ते होते हैं 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है कोशिका और इसे हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।